सोचिए, प्राचीन भारत के इतिहास में एक ऐसा साम्राज्य जिसने पहली बार लगभग पूरे उपमहाद्वीप को एक झंडे के नीचे लाया दिया। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं उसी पहली महाशक्ति के बारे में, मौर्य साम्राज्य। पर यह कहानी सिर्फ तलवार और जीत की नहीं है। इसके दिल में एक बहुत ही गहरा सवाल छुपा है। एक ऐसा सवाल जिसने इतिहास के सबसे महान शासकों में से एक को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे वक्त से जब भारत कह सकते हैं कि कई छोटे छोटे राज्यों में बिखरा हुआ था। और इसी माहौल में एक नौजवान ने एक बहुत बड़ा सपना देखा। सपना था इन सभी टुकड़ों को जोड़ने का, एक अखंड साम्राज्य बनाने का। और उस नौजवान यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पीछे एक असाधारण दिमाग था। उनके गुरु, उनके सलाहकार चाणक्य। इन दोनों की जोड़ी ने मिलकर 322 ईसा पूर्व में उस वक्त के शक्तिशाली नंद वंश को उखाड़ फेंका और एक बिल्कुल नए युग की नींव रखी। और देखिए, ये कोई मामूली जीत नहीं थी। चंद्रगुप्त ने सिर्फ भारत की उस वक्त की सबसे बड़ी शक्ति नंद वंश को ही नहीं हराया, बल्कि पश्चिम में सिकंदर महान के जनरल सेल्यूकस निकेटर को भी चुनौती दे डाली। और तो और उन्हें हराकर एक विवाह संधि के जरिए शांति भी स्थापित की। इसी के साथ चंद्रगुप्त ने पहली बार एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जिसकी सीमाएं लगभग पूरे उपमहाद्वीप तक फैली थीं। चंद्रगुप्त के बाद गद्दी संभाले उनके बेटे बिंदुसार ने। अब हो सकता है कि इतिहास में वो अपने पिता और अपने बेटे जितने मशहूर ना हों, पर यूनानियों ने उन्हें एक नाम दिया था, अमित्रघात, मतलब दुश्मनों का नाश करने वाला। ये नाम ही काफी है ये बताने के लिए कि वो भी कितने शक्तिशाली शासक रहे होंगे। और फिर आते हैं बिंदुसार के बेटे अशोक। एक ऐसा नाम जो भारतीय इतिहास में शायद सबसे ऊपर है, लेकिन उनकी महानता की कहानी एक बहुत ही भयानक, एक खूनी युद्ध से होकर गुजरती है। साल था 261 ईसा पूर्व। सम्राट अशोक ने कलिंग पर हमला किया। जीत तो मिली, लेकिन उसकी कीमत बहुत भयानक थी। कहा जाता है कि युद्ध के मैदान में जो तबाही और खून खराबा हुआ, उसने अशोक को अंदर तक हिलाकर रख दिया। और वही उन्होंने कसम खाई कि अब वो हमेशा के लिए हिंसा का रास्ता छोड़ देंगे। ये भारतीय इतिहास का एक टर्निंग पॉइंट था। कलिंग के बाद दुनिया ने एक नए अशोक को देखा। एक विजेता अब एक संरक्षक बन चुका था। अब इस बदलाव को समझने के लिए अशोक की नई सोच को देखना पड़ेगा। उन्होंने अपनी पूरी पॉलिसी ही बदल दी। पहले थी भेरी घोष, मतलब युद्ध के नगाड़ों की गूंज। अब उसे बदल कर दिया धम्म घोष, यानी धर्म और शांति का संदेश। और यह सिर्फ एक स्लोगन नहीं था, यह शासन करने का एक बिल्कुल नया तरीका था, एक नया दर्शन था। तो सवाल उठता है, ये धम्म आखिर था क्या? देखिए, ये कोई नया धर्म नहीं था, ये तो नैतिक आचरण का एक कोड था। इसमें बातें थीं अहिंसा की, बड़ों के सम्मान की और सभी जीव जंतुओं के प्रति दया की। ये अशोक का अपने साम्राज्य को एक साथ जोड़े रखने का नया तरीका था, तलवार से नहीं बल्कि एक कॉमन मॉरल पर्पस से। और अपने इस मैसेज को, इस संदेश को हर किसी तक पहुंचाने के लिए अशोक ने कुछ ऐसा किया जो उस जमाने में बिल्कुल रेवोल्यूशनरी था। उन्होंने अपने धम्म के सिद्धांतों को पूरे साम्राज्य में बड़ी बड़ी चट्टानों और खंभों पर खुदवा दिया, ताकि हर कोई, चाहे वो कोई भी हो, उसे पढ़ सके, समझ सके। आप कह सकते हैं ये दुनिया के पहले पब्लिक सर्विस अनाउंसमेंट थे। और ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ पत्थर के खंभे थे। अरे नहीं, ये तो उस जमाने की इंजीनियरिंग के कमाल थे। जरा सोचिए, एक ही चट्टान को तराश कर बनाया गया एक विशाल खंभा, उसके ऊपर एक उल्टे कमल का डिजाइन, फिर एक प्लेटफॉर्म जिसे अबैकस कहते हैं, और सबसे ऊपर किसी शक्तिशाली जानवर की मूर्ति। हर एक हिस्सा अपने आप में एक कहानी कहता था। और इसका सबसे शानदार उदाहरण वो है सारनाथ का सिंह स्तंभ। 4 शेर जो चारों दिशाओं में देख रहे हैं। ये प्रतीक हैं अशोक के धम्म के, उनके शांति के संदेश के, जो पूरी दुनिया में फैल रहा है। और इस प्रतीक की ताकत आज भी देखिए। 1950 में इसी को तो स्वतंत्र भारत ने अपना राष्ट्रीय प्रतीक चुना। लेकिन कहते हैं ना, कोई भी साम्राज्य हमेशा के लिए नहीं रहता। अशोक के मृत्यु के बाद विशाल मौर्य साम्राज्य का पतन भी शुरू हो गया। जो विशाल साम्राज्य अशोक ने बनाया था, उनके उत्तराधिकारी उसे संभाल नहीं पाए। धीरे धीरे साम्राज्य कमजोर होता गया और आखिर में अंतिम मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने कर दी। और यहीं से शुरू हुआ एक नया राजवंश, शुंग वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन से एक पावर वैक्यूम तो बना,
मतलब एक खालीपन आ गया। लेकिन इसे अंधकार का युग कहना ठीक नहीं होगा, बल्कि इसने नए राजवंशों और नए विचारों के लिए दरवाजे खोल दिए। तो मौर्यों के बाद भारत में दो तरह की नई शक्तियां सामने आईं। एक तरफ थे शुंग और सातवाहन जैसे भारतीय राजवंश जो पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ा रहे थे, और दूसरी तरफ थे मध्य एशिया से आए लोग, इंडो ग्रीक, शक और कुषाण, जो अपने साथ बिल्कुल नई कला, संस्कृति और व्यापार के तरीके लेकर आए। और ये जो बाहर से लोग आए, ये सब एक साथ नहीं आए, ये लहरों में आए, एक के बाद एक। सबसे पहले इंडो ग्रीक, फिर आए शक, उनके बाद पार्थियन और आखिर में आए सबसे शक्तिशाली कुषाण, जिन्होंने उत्तरी भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर अपना कंट्रोल कर लिया। इन नए शासकों का भारतीय संस्कृति पर बहुत गहरा असर हुआ। जैसे कि इंडो ग्रीक ने पहली बार ऐसे सिक्के चलाए जिन पर राजा का चेहरा बना होता था, और ये कला के बेहतरीन नमूने थे। शकों ने शासन की एक नई मिलिट्री सिस्टम की शुरुआत की। और हाँ, सबसे अहम कुषाण, जिन्होंने सिल्क रूट पर कब्जा करके भारत के व्यापार को पूरी दुनिया से जोड़ दिया और उस दौर के सबसे शुद्ध सोने के सिक्के भी जारी किए। और देखिए इतिहास का चक्र कैसे पूरा होता है। सबसे शक्तिशाली कुषाण राजा थे कनिष्क। उन्होंने बौद्ध धर्म को इतना बढ़ावा दिया, इतना संरक्षण दिया कि लोग उन्हें दूसरा अशोक कहने लगे। ये बात दिखाती है कि अशोक की शांति और धम्म की विरासत उनके साम्राज्य के खत्म होने के सदियों बाद भी जिंदा थी। और ये सब हमें वापस उसी शुरुआती सवाल पर ले आता है। अशोक ने ये तो साबित कर दिया कि एक साम्राज्य को तलवार से नहीं बल्कि नैतिक सिद्धांतों से भी चलाया जा सकता है। लेकिन उनके साम्राज्य का अंत एक और सवाल खड़ा करता है, क्या शांति की नींव पर बना साम्राज्य सच में लंबे समय तक टिक सकता है? ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास के पन्नों से निकलकर आज भी हमारे सामने खड़ा है।